साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं पार्ट नंबर एनटीपीसी का 175, जो कि लगातार हम सीरीज चला रहे हैं ताकि एनटीपीसी की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके और साथ ही करंट अफेयर को अपडेट करके हम 2025 के हिसाब से बताते हैं। इससे आपकी करंट अफेयर भी अपडेट होती जाएगी। साथ ही दोस्तों, पेपर को हम कैसे सॉल्व करें ट्रिकी वे से ये भी जानेंगे, और कब हम ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को ये भी हम जानेंगे, और कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड है या नहीं, ये भी हम साथ में जानेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं। साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने यानी कि भाग देने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि 5 शेष बचेगा सभी में। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर अगर हम लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या, तो पहले ऑप्शन आप देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है। तो मैं कहता हूं 120 हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पर 5 शेष बचेगा इसमें, यानी कि अगर हम इसमें से 5 हटा दें तो कोई शेष नहीं बचेगा, तो 115 हो गया। अब 115 इन सारे नंबर से कट जाना चाहिए, वही आंसर आएगा हमारा। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये लिखा है 10। 10 का मतलब है कि लास्ट में जिसके जीरो होगा, जबकि यहाँ 115 में देखो जीरो नहीं आ रहा था क्योंकि 20 में से 5 हटा दिया ना हमने, तो 115 आ गया, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता है हमारा। अब थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर लेते हैं, यानी कि 125। 125 में देखो साथियों, 125 में से जब आप पेपर में कर रहे हो ना, तो आपको डायरेक्ट यही करना है, 5 हटा के करना है। 125 में 5 हटा दो, 120 बचा। 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो क्या ये 120 जो है वो 6 से कटेगा? बिल्कुल, 6 दूनी 12 होता है, कट जाएगा। 15 से कट जाएगा, 15 बिल्कुल कट जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, कटेगा। और 24 पंचे 120 होता है, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। जरूरी नहीं कि आप 6 से ही शुरुआत करो, 24 से करो। आप ट्रिकी वे से देखो ना कि सबसे पहले जीरो वाला आसान पड़ेगा, तो आप जीरो इससे चेक करो 10 से कट रहा है नहीं कट रहा। अगला है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, अगर कोई मोमबत्ती है जल रही है, अगर मान लो कांच ढक दें या गिलास कह सकते हो जिसमें से हवा आर पार न जा पाए, उसको अगर हम ढक देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। तो ये बुझ जाएगी, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब दोस्तों, ये बुझेगी क्यों? तो होता ये है कि जब हम कोई मान लो कि लैंप जल रही है, कुछ भी मान लो ऐसे करके जल रहा होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर से अगर आप कुछ ढक दे रहे हो, तो नीचे का जो ऑक्सीजन है ये पहुंच नहीं पाएगा उसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है आग जलने के लिए। तो इसके अंदर जितना भी एयर होगा या ऑक्सीजन कह सकते हो जितना होगा, तब तक तो जलेगी, थोड़ा 2 4 1 सेकंड। इसके बाद जब जैसे ही ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा, तो बाहरी ऑक्सीजन इसको मिलना बंद हो जाएगा, और इस वजह से जो हमारी मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर यहीं पर ये हो जाए कि कांच की जो हम ढक रहे हैं यहाँ पर, इसमें छेद कर दें, इसके बाद ढकें, तो मोमबत्ती वैसे ही जलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन उस छेद से अंदर जाता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? अब देखो, कई बार तो ये पूछता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और यहाँ पूछ ले कौन सा स्थित नहीं है, तो इसके लिए आपको सारे याद होना चाहिए। ये काजीरंगा तो आपने सुना होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर है। लेकिन डम्फा जो है दोस्तों, ये नहीं, जो डम्फा नहीं है, डम्पा टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी टाइगर रिजर्व मिलते जा रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, अपनी कॉपी उठाइए और एक तरफ लिख लीजिए राज्य और उधर राष्ट्रीय उद्यान। तो असम से संबंधित ये तीनों हैं। डम्फा भी मैं बता देता हूं, ये डम्फा पड़ता है दोस्तों मिजोरम में। इसको भी आप नोट कर लो, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। ठीक है, काजीरंगा जरूर एक बार मिल चुका है कि कहां पर स्थित है। तो डम्पा कहां पर है? मिजोरम में है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो ये है दोस्तों कुल 4। तो ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हमारा दिया है। ज्यादा क्वेश्चन ब्लर होता है, उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप क्रम को मत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपए हम मान लेते हैं, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 64 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 100 के हिसाब से 12% की छूट दी जाने के बाद प्रतिशत लाभ बताना है।
चलो वैसे ही कर लेते हैं। अब इसका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपए होगा तो इस 100 का 64% 64 ही निकलेगा, 100 का 10% 10 निकलेगा। तो ठीक वैसे ही इसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 64। ये बात समझ में आ गई। 100 का अगर आप 64% निकालोगे भैया, ऐसे देखो ना, जीरो ये कट जाएगा तो 64 ही तो आएगा। तो वही कहने का मतलब है। अब देखो 12% की अगर हम छूट दे दें तो अगर हमारे पास तो 100 रुपए की चीज है दोस्तों, उसमें 12% अगर हटाएंगे तो वही 100 का 12% मतलब 12 ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि 100 रुपए अगर एमआरपी होगा, इसका मार्केट प्राइस होगा, तो उसमें से 12 रुपए और हटा दो तो कितने की चीज हो जाएगी, 88 रुपए की हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो 100 माइनस का 12 कर लो तो 88 ही आ जाएगा। अब ये 88 रुपए जो हुआ दोस्तों, ये हमारा हो गया एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब हमने 64 की खरीदी थी, रियल में तो हमारी जेब से 64 रुपए गए थे, लिखा कुछ भी रहा हो। अब इसका जो एसपी है 88 रुपए, तो कितना अंतर आ गया, ये आएगा 24 बटे में जितना क्रय मूल्य था, रियल में हमारे 64 रुपए गए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 64 गुणे में 100, काट दीजिए 8 त्रिक 24 और 8 8 64, मतलब ये हो जाएगा 300 बटे में 8। फिर काटिए इसको तो ये कटेगा 4 से 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 75 बटे में 2 मैं इधर लिख देता हूँ 75 बटे में 2, तो इसका आधा 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 यानी कि 37.5% दोस्तों लाभ होगा हमको। तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो मधुबनी आप जानते ही होंगे बिहार में पड़ता है, तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा दोस्तों देखो, ये जो मधुबनी चित्रकला होती है इसमें तरह तरह की डिजाइन बनाई जाती है, दीवारों पर या नीचे ऐसे करके बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं। दोस्तों देखते हैं मधुबनी पेंटिंग किस टाइप की होती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ मधुबनी पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, एक दूसरी स्लाइड है आप देख सकते हो, ये उसकी दूसरी डिजाइन है। तो ये सारी चीजें मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत आती हैं। यही मधुबनी पेंटिंग है जो कि इसका संबंध कहाँ से है? बिहार का है। अच्छा आप लोग बताओ, बिहार से संबंधित सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आपको पता है तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए जो जो बोला जा रहा है ठीक वैसे ही हम करते जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक ये सर्कल हो गया, इसकी कोई ना कोई स्पर्श रेखाएं होंगी। जैसे मान लो कि एक स्पर्श रेखा इसकी यहाँ से, और ऊपर कर देता हूं मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, और दूसरी एक स्पर्श रेखा कुछ इसी टाइप से होगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। अब कह क्या रहा है इसमें कि जो दूरी है दोस्तों यहाँ पर बिंदु P से P तक, या इसको अगर हम P मान लें और केंद्र से लेकर के यहाँ तक अगर हम सीधे आते हैं इस प्रकार से, तो इसकी लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 13 सेंटीमीटर है। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यानी कि ये वाली लंबाई, ये कितनी देख रखिए 12, तो ये हो जाएगी 12। अगर हम इसको जोड़ दें थोड़ी देर के लिए, त्रिज्या मान लें, ये यहाँ से आएगा ऊपर से, अंदर नहीं है, और ये भी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि अगर ये स्पर्श रेखा 12 है तो ये भी तो 12 हो जाएगी। तो 12 और 13 अगर हम ट्रिपलेट लगाते हैं दोस्तों, अगर ये स्पर्श करेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और ट्रिपलेट भाई 90 डिग्री ही तो बनेगा स्पर्श करने पर। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 12 13, लेकिन इससे पहले क्या होता है? 5 होता है, यानी कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, और एक होता है 5 12 13। तो देखो 12 दिया है, 13 दिया है, ये 5 दिया है, तो बस यही 5 हो जाएगा इसकी त्रिज्या। पूछा क्या था? वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है? 5 है। चाहे आप यहाँ से 12 ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर से कर लो तो भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर वृत्त ना पूछ, त्रिज्या ना पूछ कर डायमीटर पूछता है यानी कि व्यास, तो पूरा जोड़ते 5 और 5 10, लेकिन केवल त्रिज्या पूछा इसलिए हम 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सेकंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कौन सा है, तो देखो लिनक्स विंडोज और मैक ये ऑपरेटिंग है, लेकिन जो इंटेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? देखो 1857 तो हम लोग याद कर लेते हैं, 1857 की क्रांति, लेकिन ये नहीं याद रखते हैं कि हुआ था 10 मई को। 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी, लेकिन पूछ लिया जाए कहां से, तो मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो देखो इसके लिए आपको मैप तैयार होना चाहिए। अगर आपको मैप पता है तो आप आसानी से इसको कर लोगे।
तो कुल 5 राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की, जो कि इस प्रकार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है इनकी। तो पहला तो हो गया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, अगला है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। तो 5 हो गए, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। तो देखो कुछ इस प्रकार से इसकी बाउंड्रीज हैं। तो बांग्लादेश ये है जो आप ग्रीन कलर का देख पा रहे होंगे, ये मेघालय से लगती है बाउंड्री, त्रिपुरा से लगती है, और असम की देखो यहाँ से यहाँ तक असम फैला है तो असम से लगती है, मिजोरम से और वेस्ट बंगाल से भी लगती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। तो कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इनका गृह राज्य है असम, ऑप्शन चौथा। और ये जो भूपेन हजारिका है दोस्तों, ये एक संगीतकार डायरेक्टर भी हैं। कौन से भाषा के? असमिया, क्योंकि असम है तो असम में जो भाषा चलती है असमिया, उस भाषा के ये डायरेक्टर भी हैं और संगीतकार भी हैं, ऑप्शन चौथा। और दोस्तों भारत रत्न 2025 में किसको मिला? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप लगातार हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। देखते हैं कितने लोग लगातार देखते हैं, तो आप लोग बताओ जरा कि भारत रत्न इस साल कितने लोगों को मिला हुआ है। वह छोटी-छोटी धन पूर्णांक का मतलब है कि पॉजिटिव संख्या बताना है, जिसका वर्ग उसी संख्या के 5 गुने से -6 अधिक हो। देखो मान लिया हमने कि ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो कह रहा है जिसका वर्ग यानी कि ये 9 पूर्णांक के 5 गुने, पूर्णांक क्या है? 3, और 3 का 5 गुना करो तो 3 पचे हो जाएगा 15, और -6 अधिक हो, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 6 का आना चाहिए। तो 9 6 15 यानी कि 6 होता है। तो ये तो सही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी तो पढ़ो। कह रहा है सबसे छोटी बताना है, तो सबसे छोटी 3 तो है नहीं, तो 2 को लेकर देखो। अब 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसका 5 गुना किसका? इसी नंबर का, यानी कि 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इनका जो अंतर है -6 का होना चाहिए। तो देखो 4 जो है इसके बीच का अंतर कितना है? -6 का ही अंतर तो आएगा। भाई 4 -10 करोगे तो -6 आएगा, और 2 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर दी है, तो सही उत्तर हमारा दूसरा ही होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखो कितना कंफ्यूज करके दिया था कि क्वेश्चन में ऐसे और ऐसे दोनों ही ऑप्शन दिए थे। अगर जरा सा आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका गलत हो जाता। स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन पहला। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड कैसे, यानी कि Mg और प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा MgO, लेकिन 2, तो 2 Mg हो जाएगा, Mg2, और Mg यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला दिया है। अब देखो एक मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड दोस्तों होता है, इसको क्या बोलोगे? MgO2 मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, आप लोग बताना जरा। विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो देखो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध से है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। और रजत क्रांति अगर कहीं पर आ जाए तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा आप लोग बताओ आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो देखो दोस्तों इसमें से सिराज गोपालाचारी को भी मिल चुका है, सीएम रमन को भी मिल चुका है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो को हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, इनको भी मिल चुका है। लेकिन एम विश्वेश्वरैया जो है दोस्तों, इनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस है, तो इसलिए आप इसको याद रखो। हो सकता है दोबारा कभी रिपीट हो जाए, तो इसको आप गलत करके बिल्कुल भी ना आए। और एक क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं, इनको याद रखना। तो सचिन तेंदुलकर जी सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकारी में आता है? तो खान मंत्रालय के अंतर्गत देखो, खान का मतलब है खनन, जिसको नीचे से जमीन की निकालते हैं, तो ये आता है दोस्तों तांबा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है।
किसी कूट भाषा में टाइगर को VKIGT लिखा जाता है और लॉयन को LKQP लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फॉक्स को कैसे लिखेंगे? तो पहले तो ये देखते हैं कि टाइगर को V कैसे? तो देखो टी के बाद क्या आता है? जैसे टी, यू और वी आता है, यानी कि एक का गैप करा गया। वहीं पर आई के बाद के, जैसे आई, जे और के आ गया, यानी कि एक एक का गैप हो रहा है। इसमें भी देखो एल के बाद एन आया होगा, तो एल, एम और एन, तो एक का गैप करके एन आ गया। लास्ट वाला देख लो, एन के बाद पी, तो एन, ओ और पी, तो एक एक का गैप करके हमें लिखना है। देखो ठीक वैसे ही अगर हम फॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, फॉक्स में तो फॉक्स भी देखो एफ आता है, जी और एच आता है, तो बीच का गैप करके क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में एच आएगा, तो देखो कौन से ऑप्शन में एच है? इसमें है, तो बस यहीं से हम सही कर सकते हैं, पूरा हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, ओ वाले का देखो, ओ के बाद आता है पी, फिर आएगा क्यू, एक्स के बाद आता है वाई और फिर आता है जेड, तो वाई छोड़ देंगे तो जेड आ जाएगा, तो एच क्यू जेड आएगा, जो कि ऑप्शन तीसरे में दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से कौन से नहीं जुड़ी है दोस्तों? मेघालय हो जाएगा सही उत्तर इसका। तो देखो यहाँ पर मिजोरम ये है, ये वाली जो बाउंड्री आप देख पा रहे होगे, इससे कौन लगता है? मणिपुर लगता है, और इधर त्रिपुरा लगता है, और ये वाला बॉर्डर जो है ये आसाम से लगता है। तो तीन राज्य हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम, जो कि मिजोरम से लगते हैं। तो देखो देखा आपने कि सेम सेट में दो क्वेश्चंस पूछे गए मैप से, तो अगर आपको बाउंड्रीज याद है, मैप याद है, तो आप 2 नंबर आसानी से ले सकते थे। तो भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये दोस्तों तैयार की गई थी डी उदय कुमार, ये एक प्रोफेसर थे, ऑप्शन तीसरा, इन्होंने ही तैयार करा था। यानी कि जो रुपया का आप सिंबल देखते हो ना, ऐसे रहता है फिर ऐसे रहता है, तो इसका मतलब ये होता है, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, पैरेलल 2 लाइन दी होती है ऐसे करके। ये बाहरी अर्थव्यवस्था आंतरिक अर्थव्यवस्था के बीच समकक्षता दिखाता है, यानी कि बराबर का दिखाता है, ये अनुकूल होते हैं। ये जो सिंबल दिया था दोस्तों, डी उदय कुमार जी ने ही दिया था इसका सिंबल। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से संगत हैं। संगत यानी कि एक जैसे लॉजिक से मिलते जुलते हैं, और एक असंगत है, इनमें से अलग है। असंगत शब्द का चयन करिए। तो देखो यहाँ पर मक्खन, क्रीम और चीज, चीज यानी कि पनीर कह सकते हो, ये तीनों चीजें दूध से बनती हैं दोस्तों, लेकिन चॉकलेट दूध से नहीं बनता है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चॉकलेट। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो तीसरा हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखो 2020 तक, क्योंकि ये 21 में हुआ था, इसलिए 20 का पूछा गया। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, और देखो लास्ट की जो तीनों हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी बोलते हैं, तो ये तीनों जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है राष्ट्रीय पार्टी बनने का? तो देखो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से 11 सीटें, यानी कि कह सकते हो कुल 2% सीटें उनको जीतना होगा अलग अलग राज्यों से। ठीक है, लोकसभा या फिर विधानसभा में कम से कम 6% सीटें दोनों मिलाकर के जीतना चाहिए। कुल राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें कितनी हैं, तो अभी तक कुल राष्ट्रीय पार्टियां हैं 6। तो साथियों आज के क्वेश्चन पेपर को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं उनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो, लिखा होगा सबसे पहले ही अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। साथियों हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं एनटीपीसी के, और लगातार हम सीरीज अभी भी चला रहे हैं, और ग्रुप डी की भी सीरीज चला रहे हैं, और दोनों की प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, और सभी पार्ट्स को हमने क्रम से लगा दिया 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ऐसे देख सकते हो। साथ ही हमने आपके लिए एक सुविधा और कर दी है कि अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं, पार्ट 2 की लिंक चाहिए, तो पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, पार्ट 2 की लिंक होगी, और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 की, यानी कि हर एक पार्ट के उसके अगले वाले पार्ट की जो लिंक है उसी पार्ट में मिल जाएगी जिस पार्ट को आप देख रहे होते हो। इस ठीक वैसे एनटीपीसी में भी ग्रुप डी में भी, जैसे मान लो अगर आप 178 पार्ट देख रहे हो जो भी आएगा, और 179 पार्ट चाहिए आपको, तो 78 के नीचे ही 79 की लिंक दी होगी, उसमें लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करोगे तो आगे वाले पार्ट शुरू हो जाएंगे। तो हमने 1 से लेकर सारे एक सीक्वेंस से जोड़ दिए हैं
ताकि आप वीडियो रुके ना और आराम से दूसरा आप भी देख पाओ, आपका टाइम भी बचे। या फिर एक एक वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। साथ ही जो अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर उनका रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो की लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगी देखने को। जैसे रेलवे आरपीएफ का, एएलपी टेक्नीशियन का, तो इनके भी पेपर के जो हमने एनालिसिस करे हैं वहां रिव्यू लिए हैं सेंटर में जाकर के, जो कैंडिडेट्स ने अपने रिस्पांस दिए हैं उसे भी आप देख सकते हो, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। या फिर एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है एग्जाम रिव्यू के नाम से, तो वहां पर सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने अब तक कमेंट्स करे थे और सबको रिप्लाई मिला है, तो आपको भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।